मेरे भाई थंबनेल आपने देख लिया होगा। मैं 5 मिनट में आपको बढ़िया सा कॉन्सेप्ट खत्म करा रहा हूं, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। और इस कॉन्सेप्ट का जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपसे टूटेगा नहीं 1 सेकंड में भी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछता हूं, मैं ये कहता हूं कि यार अगर ये रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ है 60 और ब्रेड्थ है 36, अगर मेरे बच्चे इस रेक्टेंगल को लेंथ के अकॉर्डिंग घुमा के एक वॉल्यूम बनाया जाए, मतलब एक सिलेंडर बनाया जाए, और इसी रेक्टेंगल को इसकी ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग घुमा के एक सिलेंडर बनाया जाए, तो दोनों ही बेलनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो आपसे जवाब 1 सेकंड में नहीं दिया जाएगा। अगर आप 1 सेकंड में दे पा रहे हैं तो आप समझदार हैं, आपको जरूरत नहीं है वीडियो देखने की, आप सीधा कैरेबल ऐप पे जाइए, मेरे बैच में एडमिशन लीजिए। बाकी बच्चे ध्यान से देखिए। देखिए मेरे बच्चे, ये एक आयत है, ये इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है और ये इसकी मेरे बच्चे ब्रेड्थ है। अगर सवाल में वो ये कहता है कि भाई लेंथ के अलोंग घुमाना है, लंबाई के साथ मोड़ना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लंबाई के साथ मोड़ें तो ऐसे वाला मुड़ेगा या ऐसे वाला। तो मेरे बच्चे जब लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ना है तो मतलब लेंथ को घुमा के मोड़ना है। तो लेंथ को ऐसे घुमा के मोड़ेंगे तो जो लेंथ होगी वो बेसिकली इसकी सर्कल की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। माना लेंथ जो होगी वो क्या बन जाएगी? सर्कल की सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालेंगे L/2 पाई। ठीक है मेरे भाई, L/2 पाई। मेरी बात समझ पाए? और हाइट जो होगी, जो इसकी चौड़ाई है मेरे बच्चे, वो इसकी हाइट हो जाएगी। अगर मेरे दोस्त सवाल में ये कहे कि इस आयत को इसकी चौड़ाई के अनुरूप घुमाना है, तो मतलब चौड़ाई को पकड़ के घुमाना है, तो मतलब लेंथ जो है वो हाइट बन जाएगी। और जो ये सर्कल बनेगा, इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, ये हो जाएगी मेरे बच्चे ब्रेड्थ के बराबर, क्योंकि इस ब्रेड्थ को ही तो घुमा के सर्कल बनाया, मतलब सिलेंडर बनाया। तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी B/2 पाई। यानी आप ये ध्यान रखना, रेडियस जो होगी बेलन की, अगर हमने ब्रेड्थ को घुमाया है तो B/2 पाई, और अगर मेरे बच्चे लेंथ को घुमाया है तो L/2 पाई, ये रेडियस होगी उस बेलन की। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे छोटे से सवाल लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई 22 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को उसकी लंबाई के अनुदिश घुमाया गया है। अगर लंबाई के अनुदिश घुमाया गया है तो लेंथ जो होगी ना, रेडियस जो होगी वो L/2 पाई हो जाएगी। तो मेरे बच्चे लेंथ हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 2 पाई का मतलब होता है 22/7। 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा तो रेडियस आ जाएगी 7/2। तो कहता है इस तरह से अगर इसे घुमाएं तो सबसे बड़े बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। अब हमें समझना यहां पे ये है कि बेलन का वॉल्यूम πr²h होगा। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/2 गुना 7/2, और गुना करेंगे मेरे बच्चे एच। एच यहां पे क्या हो जाएगा? जो ब्रेड्थ है, यानी 15। ये मेरा आंसर होगा। आप पूरा सवाल मत करिए, बस यहीं से समझना था कि भैया पाई के अंदर 22 मौजूद है, 22 मतलब 11 मौजूद है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 से भाग जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है भाई, 5 7 12 8 4 12 भाग जा रहा है। अल्टरनेट डिजिट 5 7 12 7 5 12 भाग जा रहा है। 7 4 11 6 5 11 भाग जा रहा है। 5 7 12 8 5 13, ये भाग नहीं जा रहा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो चीजें डिसाइड हुई है उसमें तय हुआ कि ए बी सी, ये 3 मेरे ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। अब अगर मेरे दोस्तों ध्यान से देखें तो आपको ये बात पता है कि 7 से 7 कट गया, यानी नीचे 2 से काटने के बाद 2 बचेगा, और 2 से जब भाग दोगे तो आखिरी में 10.5 आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के बाद 4 है। अब हम इस बात को भी समझे कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी में 3 से भाग जाना चाहिए। 15 है यानी 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से भाग जाने के लिए नियम है अंकों का जोड़। तो 5 7 12 5 7 12 भाग जा रहा है, 6 4 10 5 7 12 ये भाग नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो गया। देखिए मेरे भाई, सवाल में कहा कि कागज का एक आयताकार टुकड़ा है, यानी एक आयत बना रखी है मेरे बच्चे, और इस आयत की लंबाई चौड़ाई उसने दे रखी है। सवाल में कह रहा है कि लंबाई है 50 और चौड़ाई है 55, और कहता है इसको घुमाया गया है इसकी ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, चौड़ाई के अनुरूप इसे घुमाया गया। जब चौड़ाई के अनुरूप आप घुमाओगे तो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रेड्थ अपॉन 2 पाई। पाई का मतलब मेरे बच्चे 22/7। 7 पलट के ऊपर आ गया। अब हमें कह रहा है कि यार इस तरीके से बने बेलन का वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है πr²h। पाई का मतलब 22/7। आर स्क्र करेंगे तो देखो यार, 11 दूनी 22, 11 5 55, तो यह आ जाएगा 35/4। 35/4, और हाइट जो होगी वो होगी इसकी 50।
अब मुझे दो बातें समझनी कि पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करूं या ऑप्शन से निकालूं। तो मैं एक काम तो समझ सकता हूं सीधा सीधा कि यार जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 को चेक करने जाते हैं। 11 को चेक करने गए तो देखो यार, 1 और 0 1, 1 और 5 6, 2 और 3 5 और 1 6, यानी ये ऑप्शन तो 11 से डिवाइड हो रहा है। यहां देखिए तो 1 और 1 2 और 1 3 और 5 8, 2 और 3 6 और 2 8, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। यहां देखें तो 1 2 और 5 7, 3 2 5 2 7, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई। लेकिन यहां बात करें तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 2 और 4 6, 6 और 2 8, ये नहीं होगा। यानी ये तो तय हुआ कि सर ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम कैलकुलेशन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातों से ही दिमाग दौड़ाएंगे और वहीं से सोल्व कर जाएंगे। देखिए मेरे भाई, 7 से काटेंगे आप 5 आया। अब एक बात हमें समझ में आ गई कि सर 1 5 यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी 1 5 मौजूद है, और यहां तो 5 दो बार मौजूद है, यानी 5 की पावर 2 है। तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि भाई 5 का पावर 2 25, 5 125, यानी जो भी आंसर होगा 125 से डिवाइड होगा। 125 से डिवाइड होने के लिए आखिरी तीन डिजिट 0 2 5 है, ये डिवाइड नहीं करेगा। बाकी में 125 है, 125 है। अब इससे आगे भी अगर मैं डिविजिबिलिटी लगाऊं कि भाई 5 की पावर 4 है यानी 3125 है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बी और सी। अब फंस गए, अब क्या किया जाए? तो अब आप या तो पूरी कैलकुलेशन टेक लो मेरे भाई यहां पे। अब हम एक चीज यहां इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है कि सर बी और सी दो ऑप्शन फंस रहे हैं, डिजिटल सम से हम यहां चीजें लगा सकते हैं। अगर मैं डिजिटल सम से जाऊंगा, ध्यान रखना ये 5 काट दिया, आप चाहें तो इसे काट दें या बाद में कर ले, जैसे मैं काट ही देता हूं। 2 से काटा 11 आया, 2 से काटा 25 आया। अब मुझे यहां क्या करना है, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, तो मैं 25 से नीचे गुना करूंगा, 25 से ऊपर गुना कर दूंगा। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो नीचे तो 1 बन जाएगा डिजिटल सम, ऊपर देखते हैं 1 और 1 2, 2 5 10, 10 का 1 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, 7 आ गया। अब देखो सातों सातों कितना हुआ मेरे भाई, 49, 49 का 4 आया, 4 8 32, 5 आया, 5 एकम 5, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 5 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन यहां। देखो यार 3 3 6 और 2 8 1 9 ये गया, 5 2 7, ये तो गलत आ गया। बिना चेक किए आप समझ जाइए कि बी ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर लंबाई और 33 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी 44 लंबाई और 33 सेंटीमीटर चौड़ाई है। कहता है एक बार तो जो बेलन बनाया गया वो लेंथ को रोल करके बनाया गया, और एक बार बेलन बनाया गया ब्रेड्थ को रोल करके, यानी एक बार लंबाई को घुमा के बनाया, एक बार चौड़ाई को घुमा के बनाया। तो कहता है इस तरीके से दो बेलन बने होंगे, दो बेलन बने होंगे। तो दो बेलन जो बने होंगे, एक बेलन इस तरह से बना होगा और एक बेलन इस तरह से बना होगा। तो कहते हैं इन दोनों ही बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का योग ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे, जब आप रेक्टेंगल को घुमाओगे ना, तो जो उसका कर्व बनेगा, कर्व सरफेस बनेगा, वो वही होगा जो आपके आयत का क्षेत्रफल, जो मेरे बच्चे आपके आयत का क्षेत्रफल होगा वही आपका टोटल मतलब कर्व सरफेस एरिया बनेगा। तो जो कर्व सरफेस एरिया इसका होगा वही कर्व सरफेस एरिया इसका होगा। बेसिकली जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल जितना होगा। दोनों का जोड़ निकालेंगे तो पहले रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया आया 44 गुना 33, इसे कर देंगे मेरे भाई 2 से गुना, तो ये आ जाएगा दोनों का कर्व सरफेस एरिया का योग। एक काम कर सकते हैं यूनिट डिजिट से, 2 चौक 8 8 या 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगला काम, हमें पता है कि जो भी आंसर होगा वो हर हाल में 44 है तो 4 से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल, ये 4 से भाग जा रहा है लेकिन ये भाग नहीं जा रहा। 4 से भाग होने के लिए आखिरी दो डिजिट, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें आता है, जिसपे आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, उसको समझिए। कहानी ये है कि आपसे ये कहेगा कि भाई इस रेक्टेंगल को लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा गया, तो लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो ऐसे बेलन बन जाएगा। हाँ जी, ये लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा गया। और इसी रेक्टेंगल को कहेगा यार एक बार आप ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ दो, तो आप कहेंगे जी देखो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी, इसमें ये वाली हिस्सा ब्रेड्थ हो जाएगा। ये हमने लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा है मेरे बच्चे, ये गोला मार दिया, लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा गया, ये ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। अब आपसे वो ये कहेगा, देखिए पिछले वाले सवाल में था कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों का सेम होगा। लेकिन अगर सवाल में ये कह दे कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो मेरे बच्चे वॉल्यूम अलग अलग होगा। इसका वॉल्यूम आपको पहले रेडियस लेते हुए इसकी रेडियस निकालेंगे, फिर सोल्व करेंगे, बहुत लेंथी चला जाएगा। इसकी रेडियस निकालेंगे, सोल्व करेंगे, बहुत लेंथी होगा, अच्छा खासा टाइम खपा देगा। लेकिन हमेशा इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी जब आप लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ रहे हैं तो जो बेलन बना, और जब आप उसे ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ रहे हैं तो जो बेलन बना, इनके वॉल्यूम का रेशियो वही होगा जो उनकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो।
की लेंथ का रेशियो होगा। ये वन ऑफ दी मेरे बच्चों फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसपे लेटेस्ट पैटर्न पे एडीक्यूटी ने CHSL में अभी अभी सवाल पूछ लिया। तो आपको ये पैटर्न पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़े और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग मोड़े, तो उन दोनों केसेज में जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो उनकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में ही होगा। निकालना बेहद आसान है। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? आप कहेंगे देखो जी, यहाँ रेडियस जो आएगी वो आ जाएगी, जब हम लेंथ के अकॉर्डिंग घुमा रहे तो L/2 पाई, और यहां जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी ब्रेड्थ अपॉन 2 पाई। अब दोनों का वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, रेशियो निकालेंगे तो यही निकल के आएगा। जैसे सवाल में बोला गया कि भाई एक रेक्टेंगुलर सीट है और उस रेक्टेंगुलर सीट की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखी है। लेंथ है 60 और ब्रेड्थ है 36। कहता है एक बार तो इसे लेंथ के अकॉर्डिंग घुमाया गया, एक बार तो मेरे बच्चे इसको लेंथ के अकॉर्डिंग घुमाया गया, और सेकेंड टाइम हमने इसको ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग चौड़ाई के अनुसार घुमाया। तो इस प्रकार बने दो बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए, तो वही होगा जो इनकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो। तो लेंथ है 60 और ब्रेड्थ है 36। काटेंगे मेरे भाई, तो 12 5 60, 12 3 36, यानी आंसर आ जाएगा 5:3। मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। टोटल सरफेस एरिया का जब रेशियो निकालेंगे अलग आएगा। कर्व सरफेस एरिया दोनों ही केसेज में सेम रहता है क्योंकि वही रेक्टेंगल घूम के बनता है। ऐसा ही सवाल ये देखिए यार, छोटी चीज है लेकिन आपके पेपर में एज इट इज आनी है ना। ये 5 मिनट आपके लाइफ को सच मायने में बदल सकते हैं। मात्र एक सवाल इस पे अगर बना तो आप इजीली कर देंगे। सवाल में कह रहा है सीट की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसने। कहता है यार एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई हमने दी हुई है। लंबाई मेरे प्यारे बच्चों L है और चौड़ाई मेरे बच्चों हमारी B है। ठीक है जी, नहीं सॉरी, लेंथ है X और चौड़ाई है Y। अब सवाल में कह रहा है यदि P सीट को उसकी चौड़ाई के अनुदिश घुमाने पर, यानी Y के अकॉर्डिंग अगर हम घुमा रहे हैं, यानी उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग घुमा रहे हैं, तो जो वॉल्यूम आ रहा है वो P आ रहा है। और वहीं अगर हम वॉल्यूम्स Q आता है अगर हम उसे लंबाई के अकॉर्डिंग घुमाए, यानी X के अकॉर्डिंग घुमाए तो Q आता है। और हमें साथ के साथ यह भी कह रहा है कि भाई Q जो है वो 2P के बराबर है, यानी Q का मान आप 2P रख सकते हैं। आपने कहा ठीक है, देखेंगे तो P से P कट गया, मतलब इनके वॉल्यूम का जो रेशियो आ रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है 2:1। आपने कहा ठीक है जी, बात समझते हैं। जबकि अभी मैंने आपको यह समझाया था कि भैया अगर आप X के अकॉर्डिंग घुमाएंगे और Y के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो इनके वॉल्यूम का रेशियो वही होगा जो X और Y का रेशियो होगा, और ये रेशियो आपको 2:1 दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बाबू X की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी 2Y, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रेक्टेंगल को घुमाने के सारे केसेस आपको मैंने क्लियर कट करा दिए जिनमें रिजल्ट बनता है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बच्चे हर महीने हमारा एक बैच आता है SSC प्रथम बैच, जिसमें मैथ मैं भी पढ़ा रहा हूं, अभिनय सर भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, गोपाल वर्मा सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पीयूष सर भी पढ़ा रहे हैं, अरुण सर भी पढ़ा रहे हैं, और जीएस की पूरी टीम पढ़ाने लग रही है। दूसरी बात, इस बैच की फीस 999 रुपए है। ठीक है जी, और केवल इसी बैच की फीस नहीं है, इस बैच में आपको 3 बैचेज मिलते हैं। एक प्रथम बैच जो आपके सामने दिखाई दे रहा प्रथम बैच, दूसरा प्रैक्टिस बैच। अब आप कहोगे जी प्रैक्टिस बैच क्या है? देखो मेरे दोस्त, ये है एसएससी का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। इसमें क्या है, मैथ की प्रैक्टिस अभिनय सर कराएंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस सत्येंद्र तिवारी सर कराएंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस भरत सर कराएंगे, बाकी पूरी जीएस की टीम रोज आपकी प्रैक्टिस कराएगी ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसकी इंडिविजुअल फीस 999 रुपए, लेकिन आपको ये पे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसी बैच में प्रैक्टिस बैच भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, साथ के साथ रिवीजन बैच भी हम आपको यहां दे रहे हैं। तो ये तीनों ही बैचेज मेरे प्यारे बच्चों हम आप सभी को मात्र 999 रुपए पे दे रहे हैं। कैरियरविल ऐप पर जाइए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब कैरियरविल ऐप, और आंख बंद करके मेरे बच्चे इस बैच में अपने आप को एनरोल करिए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। और अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा पूरे का पूरा रिकॉर्डेड बैच जिसकी फीस 599 रुपए है वो आपको यहां पे कैरियरविल ऐप पे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार।